18-19 महीने हो चुके हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार कोई नहीं कर रहा। जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं वो सब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर का कोई नाम भी नहीं ले रहा। हयाताबाद के बाद आज तक पेशावर के गिरदोनवा में कोई नया रिहायशी मनसूबा काबिल अमल नहीं बनाया जा सका। शहर के शुमाल में तामीर होने वाला रीगी ललमा रिहायशी मनसूबा वैसे का वैसे पड़ा है। 90 की दहाई में इस मनसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया, जो कि आज भी उसी हालत में पड़ा है। और हद तो ये है कि अगर कोई अलाट शुदा प्लाट आधी कीमत पर भी फरोख्त करना चाहे तो खरीदार नहीं मिलता। प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों का रोजगार ठप होकर रह गया है। सिर्फ हुकूमती सतह पर शुरू किए जाने वाले मनसूबों की ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी ज़ेर तामीर रिहायशी बस्तियों की हालत यही है। अमन व अमान की बहाली से ही लोगों का एतमाद बहाल होगा। आज कमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन सिब्तैन बुखारी के साथ बहरोज़ खान, जियो न्यूज़, पेशावर। लेकिन इसके बावजूद पेशावर के शहरियों का अज़्म नाकाबिल शिकस्त नज़र आता है और इसके साथ ही पेशावर की पुलिस जिसने जवा मर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और पेशावर में और सूबा सरहद में मौजूद सियासी क़यादत जिसमें अवामी नेशनल पार्टी सर अव्वल है, उसने बेपनाह जवा मर्दी का सबूत दिया और पेशावर के शहरियों में के साथ उनके गम में शरीक रहे। और दहशतगर्द हमलों के बावजूद सूबा सरहद की सियासी क़यादत अपने मकीनों के साथ और ख़ास तौर पर पेशावर के शहरियों के साथ और दूसरे शहरों में दहशतगर्द हमलों का शिकार होने वालों के साथ खड़ी रही। हमने इस प्रोग्राम में बार बार जिक्र किया है, दहशतगर्द हमले हुए उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बर्क़ रफ्तारी से सूबा सरहद के अहम तरीन वज़रा उन मकामात पर पहुँचे जहाँ पर यह हमला हुआ। ज़ख्मियों को गले लगाया, शहदा के घरों को गए, अस्पतालों का दौरा किया और ये सब कुछ उस वक्त किया जब वो खुद दहशतगर्द हमलों के सबसे बड़े टारगेट थे। इन लोगों में, उन वज़रा में जो कि हमेशा इन दहशतगर्द हमलों में नज़र आते रहे और जवाबर्दी का सबूत देते रहे, उनमें जनाब बशीर अहमद बलोर और मियाँ इफ्तिखार हुसैन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सूबा सरहद अमीर हैदर खान होती भी इन दहशतगर्द हमलों के बावजूद अपने शहरियों को गले लगाते नज़र आए। पेशावर के शहरियों का आज़म क्या है और बर्बरियत की दास्तान किस तरफ जा रही है, ये पूछने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। हमारे साथ पेशावर में मौजूद हैं सूबा सरहद के सीनियर वज़ीर जनाब बशीर अहमद बिलोर। बहुत शुक्रिया बिलोर साहब। फरमाइएगा कि ये हमले हो रहे हैं, आज जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है, रावलपिंडी में जो हमला हुआ है, इस किस्म के कई हमले आपने खुद सूबा सरहद में देखे हैं, इस शहर पेशावर में देखे हैं। आज के हमले पर आपका क्या तासुर था? आज मैं कामरान खान, बड़ी मेहरबानी। ये जो आज हमला हुआ है इसको जितनी मजम्मत की जाए कम है और मेरे ख़्याल में ये अब बुखलाहट का शिकार हैं और ये लोग जो हैं अब इंशाल्लाह इन पे हम काबू पाने वाले हैं। ये जब आप में बुखला जाता है तो देखें 17 छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। यहाँ मेजर जनरल साहब, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े। तो ये मैं कहता हूँ ये कहाँ का इस्लाम है जो नमाज के वक्त लोग आते हैं और हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और फायरिंग करते हैं। मैं आपको बताऊँ हमारे पेशावर में नमाज जनाज़ों पे भी इन्होंने बम फेंके हैं। यहाँ पे हमारे मस्जिदों में इन्होंने नमाज के वक्त इन्होंने फायरिंग की, बम फेंके और कितनी मस्जिद हमारी शहीद की। तो ये तो इनको मुसलमान तो क्या, मैं तो इनको इंसान ही नहीं समझता। और हम जो जंग लड़ रहे हैं ये एक इंसानियत की जंग है और खुदा के फजल से हम कभी भी इनको इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल तबाह करें, हमारी बच्चों को कोड़े मारें, हमारे लोगों को ज़बह करें। मोबिलाइज नज़र आते हैं सूबा सरहद के ये लोग, ये बासी, ये दहशत गर्दी से मुतासिर लोग कि इन मुट्ठी भर लोगों का मुकाबला करें और इनको जड़ से उखाड़ फेंके। कितने मोबिलाइज हैं आपके लोग? खुदा के फजल से मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 महीनों में हमारे पेशावर में सिर्फ पेशावर में 400 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, 900 ज़ख्मी हुए हैं। मगर जैसे कि आपने देखा कि हमारे लोगों में मोराल जो है वो उनको इसी तरह हाई है और वो समझते हैं कि ये हम जो जंग लड़ रहे हैं इंसानियत की जंग है और अपने बच्चों को फ्यूचर की जंग है। तो लोग हमारे साथ हैं, मगर तकलीफ़ है कि हमारे साथ जो फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने वादे किए थे कि हमारे जो यहाँ पे बिजनेस मैंने तबाह, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी है कि हमारे जो दुकानदार हैं, जो उन बेचारों के लिए कोई ज़रिया माश नहीं है, जब कारखाने बंद होंगे तो बेरोज़गारी भी ज़्यादा होगी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम कोई पैकेज देंगे, मगर अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला। मगर इसके बावजूद हमारे लोग जो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके इंशाल्लाह उनके इत्तेहाद और इत्तेफाक से इंशाल्लाह हम काबू पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बशीर अहमद बलोर, इस अज़्म का इजहार कर रहे थे जो
सूबा सरहद के तमाम लोग जिसका इजहार कर रहे हैं कि दहशत गर्दों को हर हाल में शिकस्त देना है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र रहेगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तलातुम आ सकता है। पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट समाअत करेगा NRO और उससे मुंसलिका उमूर की। इसके बारे में हुकूमत ने क्या कोई मौक़िफ़ बनाया, ये पूछेंगे हम वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा से, और उसके बाद उस मौक़िफ़ के बारे में आईनी तशरीह हासिल करेंगे जनाब खालिद अनवर से। ये सब कुछ होगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बदउनवानी के केसेस के हवाले से समाअत शुरू करने वाला है। पीर से ये समाअत शुरू होगी, NRO मौजू होगा और NRO से मुंसलिक सवालात। इसके बारे में पाकिस्तान के सियासी मुबस्सिरीन दो राय नहीं रखते कि इसके असरात पाकिस्तान की सियासत में तलातुम भी पैदा करेंगे और इसके असरात पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा भी शायद बदल दें। शायद यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी है और इसकी समाअत रोज़ाना पीर से होगी। हुकूमत पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ बना रही है, NRO को किस तरह से उसका दिफा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में हम पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा से। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि अब समाअत शुरू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट हर रोज़ इसकी समाअत करेगा। सबसे अहम मौजू ये होगा कि हुकूमती शख्सियात, अहम तरीन हुकूमती शख्सियात अब NRO की तहलील होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, दूसरे क्रिमिनल केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। वो हुकूमती पोजीशन में रहें या ना रहें, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपका क्या मौक़िफ़ होगा और सुप्रीम कोर्ट से आप क्या फैसला मांगेंगे? कामरान साहब, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दफा आ चुका है, उस पर कोई इबहाम नहीं। हमारे तरह आज तक हम इसको पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझते हैं, क्योंकि ये मामला अनफॉर्चुनेटली बावजूद इसके, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान का ये वाहिद मामला होगा जो सब जुडिस होने के बावजूद सबसे ज्यादा ज़ेर बहस है, मीडिया में भी और बाकी जगहों पे भी। तो इसमें हमारा मौक़िफ़ तो वाज़ेह है। ये मामला क्योंकि NRO का मामला वाज़ेह होने से या इसकी जो इसके ऊपर कोर्ट की वर्डिक्ट आने से और ये कोर्ट की तरफ से कहा जाना कि सारे ऑर्डिनेंसेस बशमूल NRO आप असेंबली में पेश करें, पार्लियामान में पेश करें, उससे पहले ही वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो रहे हैं वो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद थे। लिहाजा कोर्ट उस पर जो फैसला करेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान के सारे कायरा साहब ये फरमाइएगा कि इससे कुछ जब ये एक तो सबसे अहम बात यह है कि ये फुल कोर्ट इसकी समाअत हो रही है। जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे मौके हैं जब पूरी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करे, और जाहिर है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि NRO का कानून आईनी था या गैर आईनी था, जाहिर है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वसी नज़र आता है जिसकी वजह से ये फुल कोर्ट की समाअत हो रही है। आपका भी अंदाज़ा यही है कि इसके हवाले से जितने भी इबाम हैं, सवालात हैं, जो भी लोगों की उलझने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के जरिए उनको क्लियर करे? देखिए कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये मुनासिब समझा कि ये मामला अहम है, ये उनकी अपनी जजमेंट में इसको फुल कोर्ट में ले जाना चाहिए। ये तो उनका प्रेरोगेटिव था, उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने आसन फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है? सवाल ये है कि NRO को चैलेंज किया गया है कि NRO नहीं होना चाहिए या गैर कानूनी है या इसका ह्यूमन राइट्स से इसका क्लैश है। ये जो उसकी लीगलिटी है उसके बारे में तो मुझे ना पता है ना मैं छेड़ना चाहूंगा उसको, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि जो NRO प्रोमलगेट हुआ था वो दुरुस्त था या गलत था, अगर वो दुरुस्त था तो मामला और हो जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि NRO डे 1 से ही गलत था, डे 1 से ही ये कानून जो है ये अल्ट्रा वायरस था और इसके बेनिफिशरीज या इससे जो भी आगे असरात हुए वो खत्म कर दिए जाते हैं, तो वो केसेस दोबारा खुल जाएंगे जो NRO की वजह से बंद हुए। अब एक सवाल ये उठता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जिन लोगों के नाम इस NRO के बेनिफिशरीज के तौर पे लिए जा रहे हैं, उनका क्या बनेगा? तो सवाल ये है कि NRO जब नहीं आया था और नैब ऑर्डिनेंस के तहत अदालतों में मुकदमात कायम थे
تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ 2002 کے الیکشن میں اس وقت بھی پیپلز پارٹی